बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल 154 और इससे आनवर्ड देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले रिलेशनल डेटाबेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हमने देखा था कि जब डाटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। और इसमें जो रोज़ होती हैं उनको हम टप्पल का नाम देते हैं, यानी जैसे ये हाईलाइटेड रो है ये टप्पल है, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और ये टेबल पूरे का पूरा आपका रिलेशन कहलाएगा। तो नीचे देखें, ये आपका पूरा एक रिलेशन है, ये रोज़ हैं, और ये क्रेडिट आईडी, स्टूडेंट नेम, फील्ड आईडी, फैकल्टी आईडी, रूम, ग्रेड वगैरह ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम देखते हैं कि डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में जब डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें कौन कौन से इशू आ सकते हैं। तो सबसे पहला इशू रिडंडेंसी है। 3 इश्यूज़ हैं, रिडंडेंसी, डिलीशन, इंसर्शन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और भी इश्यूज़ हैं लेकिन अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, कॉपी, सेम, ठीक है, यानी कोई डाटा डुप्लीकेट हो जाना। दूसरा है डिलीशन, इंसर्शन। तो रिडंडेंसी को पहले देख लेते हैं। रिडंडेंसी से क्या मुराद है? यहाँ पर एक देखें रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, सुहेल डार, शोएब अली और ताहिर एजाज। इनके ये स्टूडेंट आईडी भी दिए हुए हैं, क्रेडिट आईडी भी दिए हुए हैं। अच्छा, अगर अब आप स्टूडेंट 10-20 को 6 कोर्स मज़ीद अलाट करना चाह रहे हैं, मज़ीद असाइन करना चाह रहे हैं, तो गौर करें, जब 10-20 के लिए एक नया एट्रीब्यूट कोर्स का आप ऐड करेंगे तो 10-20 को 6 कोर्स दे रहे हैं तो 6 दफ़ा इसको रिपीट करना पड़ेगा। 6 मज़ीद आपको टप्पल क्रिएट करने पड़ेंगे। सो यानी हुआ ये कि 10-20 को 6 कोर्स देने थे तो 6 मज़ीद आपको टप्पल क्रिएट करने पड़े, तो 6 दफ़ा ये 10-20 मज़ीद क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी ऑलरेडी इसमें डुप्लीकेशन है 10-20 और 10-20, ठीक है, लेकिन मज़ीद अगर आप इसको 6 कोर्स असाइन करते हैं तो आपको 6 दफ़ा इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम रिडंडेंसी का नाम देते हैं। ये एक इशू है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा इसमें आपको सेव करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है आपको सेव करनी पड़ रही है। तो इस रिडंडेंसी को कैसे हल किया जाए तो हम बाद में देखेंगे। इस तरह ये क्रिएशन जो है बार बार करना, ये आपकी रिडंडेंसी कहलाती है। इस टेबल में, इस रिलेशन में ऑलरेडी रिडंडेंसी मौजूद है, जैसे 10-20 और 10-20, ठीक है, लेकिन मज़ीद अगर आप इसको साइन करते हैं तो मज़ीद रिडंडेंसी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन। अच्छा, जब आपने एक कोर्स 6 दफ़ा असाइन कर दिया है एक ख़ास स्टूडेंट को, एक ख़ास स्टूडेंट के आईडी के अगेंस्ट, तो जब आप एक स्टूडेंट आईडी ही रिमूव करना चाहते हैं, जैसे 10-20 है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो होगा क्या कि 10-20, लेकिन एक ख़ास कोर्स में रहते हुए, यानी सपोज़ उसके 6 कोर्स हैं तो आप एक कोर्स में से उस स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन जब आप 10-20 आईडी से उसको रिमूव करेंगे तो होगा क्या कि सारे के सारे 10-20 से रिलेटेड जो कोर्स रजिस्टर होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम रिमूव तो सिर्फ एक कोर्स करना चाह रहे थे, तो हुआ क्या कि रिलेशनल डेटाबेस की सूरत में सारे के सारे कोर्स बैक वक़्त रिमूव हो जाएंगे। तो ये दूसरा इशू है डिलीशन का। तो तीसरा इशू हम देख लेते हैं इंसर्शन का। अगर इस टेबल में देखें तो इस टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर हम स्टूडेंट 10-20 को अगेंस्ट फैकल्टी आईडी 2345 के अगेंस्ट डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप 10-20 को करेंगे तो ये दूसरा भी साथ F4567 वाला भी, या रूम 14106 वाले दोनों डिलीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट अभी हम देखते हैं तीसरी इंसर्शन एनॉमली है। तो इंसर्शन एनॉमली में क्या है कि आप कोई एक नया कोर्स ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अभी उस कोर्स में कोई स्टूडेंट एनरोल ही नहीं हुआ, तो वो आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यानी आप अभी एक नया कोर्स, या इस टेबल में देखें कोई नया ग्रेड आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन
अभी वो स्टूडेंट ने कोई ग्रेड हासिल ही नहीं किया तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो वो ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कोई नया कोर्स ऐड कर दिया आपने लेकिन स्टूडेंट ही रजिस्टर नहीं हुआ तो आप वो जो नया कोर्स है उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये तीसरी अनामली जो है वो एडिशन की है, ये तीसरा इशू जो है वो एडिशन का है। होपफुली आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो मज़ीद आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 155 से 158 को भी देख लेते हैं। तो 155 में बेसिकली 3 ऑपरेशन के बारे में बताया गया हुआ है कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से आपने कोई ख़ास डाटा हासिल करना हो। जैसे आप देखें गूगल में हम कोई क्यूरी लगाते हैं तो क्यूरी गूगल भी तो एक डेटाबेस है ना, वो भी रिलेशनल डेटाबेस पे ही काम करता है। तो जब आप कोई क्यूरी लगाते हैं तो आपको सारा डाटा नहीं मिलता, तो आपकी जो स्पेसिफिक क्यूरी होती है उससे डाटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह रिलेशनल डेटाबेस में क्यूरी की मदद से या ऑपरेशंस की मदद से आप ख़ास डाटा हासिल कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो 3 क्यूरीज हैं। पहले सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट की क्यूरी कोई ख़ास रो हासिल करने के लिए लगाई जाती है। प्रोजेक्ट की क्यूरी कोई ख़ास ख़ास एट्रीब्यूट या ख़ास कॉलम हासिल करने के लिए लगाई जाती है। और जॉइंट जो है वो किसी 2 डाटा को ज्वाइन करने के लिए उसमें से ख़ास डाटा हासिल करके लगाई जाती है। तो देख लेते हैं पहले सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट जो ऑपरेशन है, ये सिलेक्ट क्यूरी जो है ये एक ख़ास रिलेशन से कोई ख़ास रो हासिल करने के लिए, जैसे इसमें मैंने 2 रोज़ ऐसी हासिल करनी है जिसमें से सैलरी क्या हो 6500 से ज़्यादा हो। तो इसमें देखें यहाँ पर 2 कॉलम है, एक 80,000 और एक 70,000 वाली। ये 2 आप रोज़ हासिल करना चाहते हैं, टप्पल हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्यूरी क्या होगी? आप सबसे पहले देखेंगे कि ये इसका रिलेशन का नाम क्या है, तो वो एम्प्लॉई है। यहाँ पर ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। एम्प्लॉई में से फ्रॉम किस में से आपने डाटा हासिल करना है? एम्प्लॉई में से, ठीक है। और डाटा हासिल क्या करना है? सैलरी ग्रेटर दैन 6500, ठीक है। जिससे डाटा हासिल करना है उसका नाम लिखेंगे उस रिलेशन का, फ्रॉम दिस रिलेशन, और क्या चीज़ हासिल करनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट का ऑपरेशन लगा देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फ्रॉम एम्प्लॉई यानी सिलेक्ट करो किसी एम्प्लॉई से, क्या सिलेक्ट करना है? सैलरी, ऐसे टप्पल या ऐसी रोज जिसमें सैलरी क्या हो 6500 से ज़्यादा हो। तो ये आपको ये 2 टप्पल हासिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो डाटा नया रिलेशन बनेगा उसका कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने न्यू दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह प्रोजेक्ट है। अब यहाँ इसी टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम का और सैलरी का ये 2 एट्रीब्यूट या 2 कॉलम अखज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सेम वही आप यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट का आप क्या करेंगे? प्रोजेक्ट का ऑपरेशन लगाएंगे। और अब करना किससे है? एम्प्लॉई से, ठीक है। एम्प्लॉई का ये रिलेशन है। क्या चीज़ हासिल करनी है? नेम और सैलरी का जो एट्रीब्यूट है उसको आपने निकालना है, ठीक हो गया। और नया आपको टेबल मिल जाएगा। और नया टेबल यहाँ पर आपके पास या नया रिलेशन आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट ज्वाइन ऑपरेशन है। ज्वाइन ऑपरेशन में यहाँ पर मैं एक थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल है वो लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्वाइन करो किसको? ए को और बी को, यानी ये 2 रिलेशन दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों को बोल रहा है ज्वाइन करो। जबकि ज्वाइन का तरीक़ेकार क्या हो? ए डब्ल्यू, यानी इस रिलेशन ए में डब्ल्यू वाला कॉलम और बी में कौन सा? एक्स वाला कॉलम। और इसमें कौन से आपने एट्रीब्यूट लेने हैं जो दोनों बराबर हों? ए डब्ल्यू और बी एक्स, दोनों वाले, दोनों ए और बी में जो दोनों बराबर हैं उनको लेके ज्वाइन कर दो। जैसे अब देखें यहाँ पर डब्ल्यू में 2 है, अब इस एक्स में भी हमने 2 वाला लेना है, तो ये डब्ल्यू में 2 आ गया और एक्स में भी 2 आ गया, यहाँ पर ये 2 रख दिया। बाकी ऑपरेशन हम बाद में देखते हैं, पहले जो ये असल ऑपरेशन है इसको देखते हैं। 2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस 2 के सामने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, एम क्यू, और इसी तरह इसमें इस रिलेशन में 2 के जो साथ है वो हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब 4 पे आ जाएं। 4 इसमें है, 4 इसमें है, सॉरी ऊपर पहले देखेंगे। 4 इसमें है, 4 इसमें है, ये 4 ले लिया, यहाँ पर लिख दिया ए डब्ल्यू में। अब इस 4 के अगेंस्ट जो बाकी टपल है वो हम ऐसे के वैसे लिख देंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब इसी तरह
फिर मज़ीद इसका 4 और इसका 4, ये 2 4 है ना इसमें, ये बराबर हैं, ये ले लिया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, और इसके अगेंस्ट इस 4 के आगे जो टपल है या सॉरी जो एट्रीब्यूट है वो हम लिख देंगे TF, और इसी तरह इस 4 के आगे पीछे जो T है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें इस क्यूरी के अगेंस्ट आपको एक स्पेसिफिक डाटा हासिल हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट 159 को भी देख लेते हैं। 159 में क्या है, दो ऑब्जेक्ट, पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा डेटाबेस जिसमें तमाम मॉड्यूल्स को एक क्लास में या एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट किया जाए। ठीक है, जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं, इसी तरह असाइनमेंट को हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं। अब एम्प्लॉई का लिंक किससे है, असाइनमेंट का, फिर असाइनमेंट का लिंक किससे है, जॉब से, इसी तरह फिर असाइनमेंट का लिंक असाइनमेंट से है, फिर एम्प्लॉई का लिंक असाइनमेंट से है, फिर असाइनमेंट का लिंक जॉब से है। तो यानी ये इसकी एक डायग्राम है, इसको भी याद रखना है कि किस तरह इनको लिंक किया जाता है। ठीक है, तो लिंकेज को भी हम देखते हैं, लेकिन पहले आगे मज़ीद देखते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, यानी ऐसा डाटाबेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे बेस करे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ठीक है, अच्छा, अब इन ऑब्जेक्ट को लिंक किया जाता है। ठीक है, किससे लिंक किया जाता है, सॉफ्टवेयर से, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से। ठीक है, क्लियर हो गया। और इनका रिलेशनशिप बताया जाता है कि ये एक दूसरे से लिंक किस तरह है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए एम्प्लॉई किस तरह असाइनमेंट से लिंक है। एम्प्लॉई जो है वो असाइनमेंट से लिंक है, और आगे असाइनमेंट किससे लिंक है, जॉब से। ठीक हो गया। अब असाइनमेंट फिर असाइनमेंट से लिंक है, अब ये असाइनमेंट आगे किससे लिंक है, जॉब से। यानी एम्प्लॉई का लिंक डायरेक्ट जॉब से नहीं है, एम्प्लॉई का लिंक असाइनमेंट से है, आगे असाइनमेंट का लिंक किससे है, जॉब से है। यानी एक एम्प्लॉई को 3 असाइनमेंटें दी गई हैं, 3 काम है उसके। ठीक है, मेथड कह लें। अब उस आगे असाइनमेंट ऑब्जेक्ट के फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, या आगे अलग अलग काम है। ठीक है, अच्छा, आगे ट्रांसिएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब ट्रांसिएंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि एम्प्लॉई आपका एक फ़र्ज़ कर लें ऑब्जेक्ट है, इसमें आप इसको कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक असाइनमेंट टेम्परेरी क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, यानी उसको टेम्परेरी जितने वक्त के लिए आपको चाहिए होती है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद काम ख़त्म हो जाने के बाद उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, when an object oriented paradigm is executed, the object created during the program executed are discarded। क्लियर हो गया। बाद में क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। तो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, यानी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करते, बल्कि डेटाबेस में इसको मज़ीद ऐड कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो उसको हम परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे नॉर्मल डेटाबेस में और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में और रिलेशनल डेटाबेस में फ़र्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ़र्क ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज फॉर ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट टू इट, यानी इसके लिए परमानेंट स्टोरेज चाहिए होती है। ठीक है, और जो रिलेशनल डेटाबेस होती है उसके लिए आपको वक्ती तौर पे एक टेम्परेरी जो स्टोरेज है वो बनानी पड़ती है। जैसे गूगल है, तो गूगल में आप जब कोई क्यूरी लगाते हैं तो टेम्परेरी गूगल क्या करता है, स्टोरेज असाइन कर देता है, उसके बाद फिर उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, उसके बाद है कि डेटाबेस डिज़ाइन टू बेटर दैन रिलेशन अप्रोच, ये इसकी अप्रोच रिलेशनल से बेहतर है। होमोजीनियस इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू द सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो एक जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे ऑब्जेक्ट जो अपना इमेज बना के, इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर एक व्हीकल है, व्हीकल में कार है, अब कार एक ऑब्जेक्ट है,
अब कार मज़ीद कार ऑब्जेक्ट बना के उनसे आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। यानी अभी सपोज कार के डिफरेंट मॉडल हैं, लेकिन कार एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, कार आगे मज़ीद ऑब्जेक्ट अपने अंदर क्रिएट करके एज अ चाइल्ड उससे काम ले सकती है, यानी उनसे काम ले सकती है, ठीक है। तो यानी होमोजीनियस डाटा सिस्टम के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। ये सेम पैराडाइम इसमें यूज़ किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक। इसमें जो अपना सॉरी डेटाबेस होता है वो होमोजीनियस नहीं होते, नॉन होमोजीनियस होते हैं। इसमें डेटाबेस जो वो होमोजीनियस बना के काम लिए जा सकते हैं, जबकि रिलेशनल डेटाबेस में नॉन होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। डेटाबेस जैसे ऊपर आपने रिलेशन में देखा था, एम्प्लॉय सैलरी एक अलग है, उसका कोर्स आईडी अलग है, यानी डिफरेंट डेटाबेस होते हैं। अच्छा, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस एंड डेटाबेस इटसेल्फ। तो एक क्या होता है, पूरा जो इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डीबीएमएस होता है एंड डेटाबेस इटसेल्फ होता है, यानी वो पूरे का पूरा खुद एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यानी ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए पूरे के पूरे एक सॉफ्टवेयर के तौर पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोर कंपैटिबल विद कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस। मल्टीमीडिया डेटाबेस के लिए कंपैटिबल है। मेथड फॉर रिपोर्टिंग स्पेसिफिक ऑफ द जॉब, यानी इसमें कोई ख़ास, जैसे ऊपर हमने देखा था कि असाइनमेंट है, ख़ास जॉब के लिए एक ख़ास मेथड असाइन किया जाता है। If the name is stored as individual attribute such as first name, middle name and surname, then number of the attribute become problematic। यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट क्रिएट करने हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉड्यूल 160 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।